और सरकार कहीं भी एडवोकेट्स के लिए अपने किसी भी बजट में, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट अपने किसी भी बजट में अलॉटमेंट नहीं करती है फंड्स के लिए। तो सर इसके लिए क्या सोचा है आपने? ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई बार काउंसिल की। मैं बार बार कहता हूँ, आपने सवाल एक किया कि आप सुप्रीम कोर्ट से आप बार काउंसिल क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि बार काउंसिल ही वेलफेयर कर सकती है और कोई बार एसोसिएशन नहीं कर सकता। अब मैं तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को मैं तारीफ इसलिए करूंगा कि उसने दिखा दिया कि लॉयर्स के लिए भी सरकारी फंड है, बजट एलोकेट हो सकता है। सीएम वेलफेयर फंड ले करके दिखा करके 8-5 या 10 लाख लोग जी। बताया ना उसने। आज दुख इसी बात का तो है कि इतने साल बीत जाते हैं, 20-30 साल बीत जाते हैं, उनको चैम्बर नहीं, बिना चैम्बर के एक लॉयर मर जाता है, बिना इलाज के एक लॉयर मर जाता है। कौन जिम्मेदार होगा इसके पीछे? वो कौन लोग हैं जो हमारे नुमाइंदगी करें? क्या बार एसोसिएशन या बार काउंसिल? नहीं, बार काउंसिल है इसके पीछे जिम्मेदार। वो लोग होंगे जो फरवरी में चुनाव होने जा रहे हैं, ये जिम्मेदार होंगे। जी। हेलो, नमस्कार। आज हम अपने दूसरे एपिसोड पे रोहित पांडे सर के साथ हैं। रोहित पांडे सर हैज बीन द ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। और सर के साथ बात करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सर इकलौते ऐसे आदमी हैं जो कि इसी पोजीशन पे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। इतनी बड़ी पोजीशन पे रहने के बाद सर ने सोचा कि उन एडवोकेट्स के लिए काम किया जाए और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इलेक्शंस लड़े जाएँ। तो सर विदाउट एनी फर्दर डिले मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि एससीबीए के बाद बीसीडी का इलेक्शन लड़ने के पीछे आपकी क्या सोच? देखिए, सोच सबकी एक ही होती है कि किसी भी तरीके से बार का वेलफेयर करना। वही काम मैं भी कर रहा हूँ, तो और भी लोग कर रहे हैं। अब रही बात कि कौन अच्छा कर सकता है, रही बात कि पीछे किसने क्या किया, उसका भी आपको लेखा जोखा देखना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से चल के अब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में आना एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं फर्क समझता हूँ बार काउंसिल में और बार एसोसिएशन में। बार एसोसिएशन वो एक यूनियन है जो एक रजिस्ट्रार उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके उस कोर्ट के लिए वो वहाँ अथराइज रहता है, और वो मेंबर से हम उनसे ड्यूज लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और उन्हीं सब्सक्रिप्शन से हम उनका वेलफेयर करते हैं। एक एसोसिएशन का वेलफेयर करने का तरीका है। अब रही बात बार काउंसिल की, बार काउंसिल बहुत पावर रखता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत पावर रखता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पार्लियामेंट ने एडवोकेट एक्ट बना कर दिया है, उसके तहत वेलफेयर करना है लॉयर्स का। एक लीगल फैटर्निटी जिसके लिए मैं आज भी कहता हूँ कि बार बार कि हम बार एंड बेंच करते हैं। मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता हूँ कि बार बेंच एंड गवर्नमेंट, बार भी और बेंच भी दोनों डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट सबसे बड़ा पावर रखता है और इसी के अंदर में हम लोग काम करते हैं। संवैधानिक तहत संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए, जो हमें फंडामेंटल राइट दिया है, उसी का निर्वहन करती है सरकार। जुडिशरी एक माध्यम है, लॉयर के थ्रू एक जस्टिस दिलाने का एक माध्यम है कि कैसे जस्टिस दिलाना है, किस तरीके से एक विक्टिम, एक पीड़ित जो वो न्याय के दरवाजे पे पहुंचता है, तो सबसे पहले कहा जाएगा वो। तो जब उसके पास समस्या आती है तो समस्या को सुनने वाला एक लॉयर होता है, और लॉयर वो किसी भी बार में होता है तो वो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं अगर उसको मिली होती है तो वो बड़े बखूबी तरीके से एक अपने क्लाइंट के साथ उसको 1 घंटे 2 घंटे सुनकर ड्राफ्ट करके फाइल करके और न्याय की बात करता है कोर्ट। तो ये एक तरीका है
कुछ ग्रजेस हैं मेरे उन लोगों से जो जिन लोगों ने पिछले कई सालों से काम किया है, और मुझे लगा है कि हम एसोसिएशन में रह करके, आपने ठीक कहा कि मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे रहा, लेकिन मुझे लगा कि हम पावरफुल नहीं थे, हम कोई फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहे। अल्टीमेटली अब जाना कहाँ है कि जिससे कि हम वाकई में अगर वेलफेयर करना है तो कौन सी जगह है, ऐसे कौन सा फोरम है जहां हमें अप्रोच करना चाहिए, और जिससे कि हम ये कह सकें अपने लॉयर से कि यही एक फाइनल फोरम है और यही फोरम है जिसके तहत हम अपने लॉयर्स का वेलफेयर कर सकते हैं। तो है बार काउंसिल। तो बार काउंसिल इसीलिए आप लोगों के ऊपर है, उन सारे लोगों के ऊपर है। ये मैं जरूर बताता हूँ कि मैंने तजुर्बा लिया है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है सुप्रीम कोर्ट में, अपेक्स कोर्ट में, जी जहाँ पे हमने आए दिन हम चिट्ठियां लिखते थे अपने वहां के उस इंस्टीट्यूशन के मुखिया को, हेड को। हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि हम चिट्ठी लिखते तो सीजीआई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, क्योंकि वो उस उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास होता था। तो उन्हीं से जब हम कुछ लेना होता तो उन्हीं के पास जाके अपनी बात रखते, और वो उनके पास जो कुछ भी होता था वो देते थे। जी उसी तरीके से देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाता है। हाई कोर्ट की बार वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाता है। जी बट इन तीनों लोगों के पास, जहां तक मैं समझ पाया, इनके हाथ भी ब्लैंक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटर। जी गवर्नमेंट उनको जो कुछ भी देती है, पहले वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखती है, तो कुछ तो सबसे पहले अपने लिए रखती है, तो जो कुछ भी बचता है वो बाहर देती है। यही फंडा है। तो मुझे समझ में आया कि पावर तो बार काउंसिल में है, स्टैट्यूटरी पावर रखती है बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसका वास्ता गवर्नमेंट के साथ है, उसका वास्ता जुडिशरी के साथ है। दोनों के बीच में कैसे तालमेल बनाना है, कैसे वेलफेयर करना है। दुख इस बात का होता है कि हम देखते हैं कि हम डिग्रियां और लाइसेंस तो बांटते जा रहे हैं, बट बाउंड्री वही है। एक यंग मेंबर ऑफ द बार को बैंड लगा करके कहाँ खड़ा है, वो बार काउंसिल सुध नहीं लेती है, पूछती नहीं है तू कहाँ गया। जहां तक मुझे पता चला कि साल में अगर 20,000 लोग लाइसेंस लेकर के जा रहे हैं, तो आपने बैंड पहना करके उसको रोड पे छोड़ा है। वो कौन सी कोर्ट में गया, उसकी बेसिक नीड्स क्या है, जरूरतें क्या है। वो लॉयर बनने के बाद कौन सी कोर्ट में वो जाएगा, इसके बाद अगर किसी कोर्ट में किसी बार में चला भी गया तो उसको जो बेसिक नीड्स है उसको कैसे मिलेगा टाइमली, समय रहते अगर उसको एक चैम्बर मिल गया। जी अगर आपके पास चैम्बर हो गया तो मुझे लगता है कि फिर तो शुरुआत आप हो अपनी गई। अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआत हो गई। सीखने के लिए आप किसी सीनियर के पास जाते हैं, कुछ साल रहते हैं, इसके बाद फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर क्या है, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो अपना ऑफिस बना लेते हैं, क्योंकि चैम्बर की तो उम्मीद आप करिए मत, जी क्योंकि गवर्नमेंट हमें हमेशा साइडलाइन करती है। गवर्नमेंट ने हमेशा आपको, वकीलों को, लॉयर्स को साइडलाइन किया है। वो गवर्नमेंट ने हमेशा लिटिगेंट्स के लिए हमेशा सोचा, लेकिन वो नहीं समझ पाता है, या वो जानबूझ के करते हैं कि लिटिगेंट जो लॉयर लॉयर के थ्रू के जा रहे हैं, तो जो बीच की कड़ी एक लॉयर है तो उसको तो सुविधा दोगे ना, उसको तो एक चेयर दोगे ना, जी उसे आप टेबल देंगे, 2 चेयर, और एक बगल में बैठा स्टेनो या क्लर्क तो बैठेगा ना। 2 घंटे 1 घंटे बैठ करके क्लाइंट को सुनेगा, और सुन के ड्राफ्ट करके फाइल करके कोर्ट में जाकर के उसके लिए इंसाफ की बात करेगा ना। इतनी चीज तो मांगनी है। आज दुख इसी बात का तो है कि कितने साल बीत जाते हैं, 20-20 साल बीत जाते हैं, उनको चैम्बर नहीं मिलता है। बिना चैम्बर के एक लॉयर मर जाता है, बिना इलाज के एक लॉयर मर रहा है। कौन जिम्मेदार होगा इसके पीछे? वो कौन लोग हैं जो हमारी नुमाइंदगी करें? क्या बार एसोसिएशन या बार काउंसिल? नहीं।
बार काउंसिल है इसके पीछे जिम्मेदार। बार काउंसिल वो लोग होंगे जो ये फरवरी में चुनाव होने जा रहे हैं, ये जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इनको आप पावर दे रहे हैं। किसके तहत काम करेंगे? एडवोकेट एक्ट के तहत काम करेंगे, वेलफेयर का काम करेंगे। और वेलफेयर कैसे होगा? आगे वाली जो जनरेशन है उनको कैसे एजुकेट करना है। मैं तो कभी सुना ही नहीं कि कभी बार काउंसिल ने कभी कोई इस तरीके से कि एजुकेट किया हो कोई कि एजुकेशन का कोई कहाँ पे आपको आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा, आपको एक एटमॉस्फेयर कैसे मिलेगा आपको, और पता नहीं कौन सी टीम बनती है। हमें तो आज तक बार काउंसिल ऑफ दिल्ली तो मैं कह सकता हूँ कि कभी न्यूज़ न्यूज़ पता ही नहीं चला। जी। हम कभी न्यूज़ सुनते ही नहीं है इनका। तो वो लोग कौन लोग हैं कि और क्यों नहीं बताना चाहते हैं बात बात? आप सिर्फ एडवाइजरी पास करते हैं, देते हैं हुँ। एडवोकेट्स के अगेंस्ट में। आप एडवाइजरी क्यों नहीं देते आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में? डिमांड क्यों नहीं करते हैं गवर्नमेंट से आप? आप अपना डेलीगेशन लेकर के क्यों नहीं जाते हैं आप मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, लॉ सही। डिपार्टमेंट में? गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। दिल्ली में कितना बड़ा मैसेज दे सकता है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। शुरुआत एक करने के मिसाल लिए। कायम कर सकती है जी। कि देखिए कि दिल्ली बार काउंसिल, क्योंकि यहाँ से आप, क्योंकि दिल्ली में पूरी दुनिया है, दिल्ली शुरुआत करती है और दिल्ली शुरुआत फॉलो करती है। हर जगह होता है फिर क्योंकि उसके बाद। आपको यहाँ पे पहचान में कोई कमी नहीं है। आप करो ना आप कुछ काम, आपको लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लोग बाहर रिमोट एरिया से अलग स्टेट से अगर आकर के यहाँ जी। आने में उनको वक्त लगेगा, आपको वक्त नहीं लगेगा। आपको बस ये 25 लोग जो चुने जाएंगे फरवरी के बाद, जी। सिर्फ एक पेज पे एनोनिमसली एक डिमांड करके आप गवर्नमेंट के पास जाइए और कहिए कि आप मेरी डिमांड 1 महीने में पूरी करिए, क्योंकि हमें जवाब देना है 2 लाख। सही बात है। कौन सी गवर्नमेंट होगी जो आपकी बात सर के ना नहीं करेगी? इसी में सबसे बड़ा एक सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 750 रुपए से ऊपर एनरोलमेंट फीस नहीं हो सकती है, जो कि एक बहुत लंबे समय तक 15,000, दिल्ली बार काउंसिल की अगर बात की जाए तो 15,000 वो फीस थी। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है फंड्स में, और गवर्नमेंट ने उस वैक्यूम को फुल करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया है। ना ही हमने देखा है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कुछ ऐसा प्लान या एजेंडा रखा है। तो आप अगर इस इलेक्शन में उस पोज़ीशन में पहुँचते हैं, तो क्या आपने इस चीज़ के लिए कुछ सोचा है कि कैसे ये वैक्यूम फुल किया जाएगा? क्योंकि इसी से आप कोई भी चीज़ करना चाहेंगे तो सबसे पहला चीज़ जो इसकी आपकी रिक्वायरमेंट है वो फंड। और सरकार कहीं भी एडवोकेट्स के लिए अपने किसी भी बजट में, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट, अपने किसी भी बजट में कभी भी किसी भी अलॉटमेंट नहीं करती है फंड्स के लिए। तो सर इसके लिए क्या सोचा है आपने? देखिए ये बात तो क्लियर है कि बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जी सर। हमें कोई चेक कर रहा है? हुँ। कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि आप ये जो 25 हैं ये एडवोकेट्स एक्ट जो बनाया है पार्लियामेंट ने उसी के तहत तो कर रहा है। हाँ। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर भी कोई है, आपको उसको जवाब देना है। तो यही तो जानना चाह रहा हूँ कि अब आपने बताया कि अब फंड कैसे आएगा? फंड क्यों नहीं रेज़ कर सकते आप? अब गवर्नमेंट क्यों नहीं हमें क्यों देती? 2,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं देती? हमें वेलफेयर करना है, मेडिकली फिट करना है, चैम्बर्स में जितनी भी और भी चीज़ें जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं दे पा रहे हैं, हम बाहर को दीजिए ना आप। छोटी-छोटी हमें कितनी चीज़ें हमें काम करने बाहर को, बार एसोसिएशन तो क्यों नहीं देते? बार एसोसिएशन तो भी बने ना। अक्रॉस द इंडिया कितनी बार एसोसिएशंस हैं। आप बार काउंसिल के थ्रू क्यों नहीं आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? जब आपको पता है कि हर दूसरा केस एक घर में है, तो लॉयर के पास जाएगा, कोर्ट में जाएगा, न्याय लेने के लिए जाएगा। तो आप एक मैटर, एक मुकदमा, एक केस जिस तरीके से वो ट्रैवल होकर के फिर एक लॉयर, फिर अपोजिट का काउंसिल, फिर उसके बाद एक जज, फिर वहाँ का स्टाफ, हमारा स्टाफ, गवर्नमेंट, कितने लोग, इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सब जगह का एक फैसला आता है। तो घर-घर में तो कहानी, घर-घर में तो केसेज़ है। तो जब ये चीज़ हो रहा है तो हमें क्यों इग्नोर किया जाता है? हमें क्यों अलग कर दिया जाता है? हमारे बारे में कौन सोचेगा? हम प्रोफेशनल्स हैं। हमारे हमारे लिए सोचने के लिए कौन हमारी नुमाइंदगी करेगा? कौन लड़ेगा हमारे लिए? लड़ेगा कौन? ये चलिए। लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई बार काउंसिल की। मैं बार-बार कहता हूँ, आपने सवाल एक किया कि आप सुप्रीम कोर्ट से आप
बार काउंसिल क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि बार काउंसिल ही वेलफेयर कर सकती है और कोई बार एसोसिएशन नहीं कर सकता। अगर पावर है और पावर दिखाने का जो पावर है वो सिर्फ बार काउंसिल में और किसी में। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपनी डेलीगेशन लेकर के जाइए, आप बैठिए उनके साथ और अपनी सारी प्रॉब्लम आप कहिए कि मैंने 20,000 लोगों को इनरोल किया है, लाइसेंस दिया है, 20,000 लोगों को चैम्बर दीजिए। आप हर साल का ब्यौरा आप सरकार को दीजिए, बताइए कि नोबल कॉज है। लॉयर्स हमेशा एक सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा किसी न किसी विक्टिम को न्याय दिलाने की बात करता है, उनके साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिला करके उनकी जो प्रॉब्लम वो सुनता है, वो उनकी प्रॉब्लम अपने पे लेकर के वो जाकर के कोर्ट में लड़ाई करता है। छोटा काम नहीं है, हम लोग छोटे नहीं है, हम पुण्य का भी काम कर रहे हैं कि सबसे नोबल जब हम प्रोफेशन। जीतते हैं तो उनकी दुआएं भी लेते हैं। तो हम दुआएं कैसे मिलेगा जब हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, हमारे पर बैठने के लिए, जब मेरे पास खुद बैठने के लिए चेयर नहीं होगा तो मैं अपने क्लाइंट को सामने कैसे बैठा करके कैसे मैं सुनूंगा उसकी बात? ये दुख दर्द कौन सुनने वाला है? खड़े होकर के कैंटीन में एबीसीडी 1 नंबर 2 नंबर गेट पे खड़े होकर के एक लॉयर अपने क्लाइंट को हैंडल कर रहा है, क्या ये अन्याय नहीं है? इनजस्टिस नहीं है? आप चले जाइए किसी भी कोर्ट में, चलिए फिर भी चलिए, वरुण जी आप किस्मती हैं, आपका फॉर्चुनेट है कि आप दिल्ली में हैं, फिर भी दिल्ली में थोड़ा मैं गया हूँ सर। एनवायरमेंट में हैं आप, लेकिन आप अदर स्टेट में आप जाके देखिए, आप कचहरी में जाके देखिए, आप देखा जरूर, तखत पे टीन सेट आज भी है, तखत आज भी है, आज भी लकड़ी की कुर्सी पे खड़े होकर के बैठ करके वहां आसपास खड़े होकर के अब ठंडी गर्मी बरसात झेलता है, वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं। कब हम विकसित भारत में हैं? आज आज इतने साल बीत गए भारत के आजादी के, हमें तो इग्नोर कर रहे हैं आप लोग, हमें आप हाशिए पर रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि इंसाफ की, न्याय की। मैं बार बार कहता हूं कि लिटिगेंस के बारे में आप सोचते हैं, सबसे पहले उस कड़ी के बारे में सोचिए जो उस दरवाजे पे ले जाकर के उनको न्याय दिलाने की बात करता है, वो लॉयर। सर जब इग्नोर करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा वीक रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि जब आप देखेंगे जब इस देश की पहली संविधान सभा बनी थी उसमें से 90% लोग, 90 या 80% लोग वो थे जो वकील थे, वो इस देश को, और बहुत लंबे समय तक वकीलों ने ही इस देश को चलाया है। और कहीं ना कहीं आज की डेट में जो रिप्रेजेंटेशन है वकीलों का इन चुनी हुई सरकारों में वो बहुत कम हो गया है। तो क्योंकि उसकी वजह से, और हम बाकी लोग वकीलों की कोई डिमांड नहीं रख पा रहा है। बिल्कुल सही कहा। देखिए ये आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया। पहले के लोग समझौता नहीं करते थे जी। एडवोकेट होते थे और किसी न किसी ओहदे पे होते थे, कहीं न कहीं किसी डिपार्टमेंट में होते थे जहां वो लॉ बनाने के लिए होते थे, वो कभी कभी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। आज आप कंप्रोमाइज करने लगे, किससे कर रहे हैं? गवर्नमेंट के साथ। किसके लिए, किस पे, किसको आपने आधार बना के कर रहे हैं? उनके लिए, उन लोगों के अगेंस्ट कर रहे हैं जो जिन्होंने आपको नुमाइंदगी के लिए बोला है, जिन्होंने कहा है कि आप हमारे लीडर हैं, हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। आपने उनसे समझौता कर लिया, आपने उनसे कंप्रोमाइज करके आप सिटकनी लगा के कमरे में बंद हो गए। जो काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स का है, वो बार एसोसिएशन कर रही है। हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है कभी कभी। वो लोग कौन है प्रोटेस्ट करने वाले और क्यों करते हैं? ऐसे क्या जरूरत पड़ती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर्स वो स्ट्राइक करने लगते हैं? क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे क्या एजेंडा रहता है? कोई चीज अगेंस्ट हमारे होती है तभी तो होता है जी। कोई भी लॉ हमारे अगेंस्ट है तो इसके लिए कौन फाइट करे? एसोसिएशन, बार काउंसिल को करना चाहिए। तो बार काउंसिल क्यों नहीं करती? बार काउंसिल क्यों नहीं कहती है, क्यों नहीं वो एक हमें एक सर्कुलर निकालती है कि आज हम कोर्ट में नहीं होंगे क्योंकि हमारे अगेंस्ट में लॉज आने लगे हैं, कानून बनने लगे हैं, हमारे लिए सोचा नहीं गया है।
तो ये जो चीज है, ये देखिए, ये लड़ाई है सरकार से, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। उसी गवर्नमेंट के तहत हमें हमें भी अपना जीवन यापन करना, क्योंकि हम ऐसी बीच की कड़ी है जिनका रोल बहुत बड़ा है। क्योंकि वो अपनी समस्या को तो छुपा के रखता है, लेकिन अपने सामने जो बैठा क्लाइंट है उसकी समस्या को कैसे अपने बेबाकी तरीके से कोर्ट में खड़ा होकर के उसको न्याय दिलाने की बात करता है। रही बात हमारे न्याय की, हमारे लिए न्याय कौन करे? हमारे हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारे हक की लड़ाई जो लड़ेगा, यही 25 जो आपके फरवरी के बाद जिनको आप चुनेंगे, यही हमारे 25 जो होंगे, यही हमारे मुखिया है, यही हमारी नुमाइंदगी करेंगे, यही हमारे ये ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ एक ही चीज का याद होना चाहिए उनको, कि वो कितने पावर रखते हैं। उनके पीछे 2 लाख लोग हैं जी, और मजबूत लोग हैं। मजबूत लोग हैं। आज आप कहेंगे कि 2 लाख लोग, जब आप बताएंगे ना गवर्नमेंट को कि देखिए हम लोग इतने लोग हैं, आप हमारी मदद करिए, क्योंकि हमें उन लोगों ने चुना है, इसलिए चुना है कि ये बड़ी ईमानदारी से हमारा वेलफेयर करेंगे। जो मेरे पीछे 2 लाख लोग हैं, बड़ी उम्मीद से आपके साथ खड़े हैं, आप इनको इग्नोर मत करिए। हमारी डिमांड बहुत छोटी है, हमारी डिमांड है बस खाली आप जब लाइसेंस देते हैं आप हमें, तो लाइसेंस देने के बाद उसको एक जगह दे दीजिए। आप वो हेल्दी इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो एक एक हेल्दी तरीके से वो किसी को न्याय दिलाने की बात करेगा। तो भाई तो वो खुद अपने आप में हो जाएगा, इनकम्प्लीट है, तो दूसरों को इनकम्प्लीट जस्टिस ही मिलेगा। जी। तो ये है वरुण जी, ये तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आज मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ सर, आप किसी बहुत नेम फेम के लिए नहीं जा रहा हूँ, किसी अपने काम को बढ़ाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं अपेक्स कोर्ट में एज ए सेक्रेटरी काम किया, जी, देखा हमने कि इंडिया का सबसे बड़ी कोर्ट का बड़ा जज भी हेल्पलेस था, इसलिए क्योंकि उस वो भी किसी से डिमांड कर रहा है। वो किससे डिमांड कर रहा है? सरकार से, गवर्नमेंट से। वो क्या मांग रहा है कि आप मुझे बिल्डिंग बना के दे। वो क्या मांग रहा है कि हमें अच्छी कोर्ट्स बना के दे। वो क्या मांग रहा है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दो कि जिससे कि बड़े बड़े रूम्स, कोर्ट रूम्स, बड़े बड़े हॉल्स, बड़े बड़े बार रूम्स, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, क्लाइंट वेटिंग हॉल्स, कैंटीन्स, अच्छी एक रजिस्ट्री हो जहां पे फाइलिंग के काउंटर्स अच्छे हों, वेल अप टू डेट कंप्यूटराइज वाईफाई चीजें हो। जी, ये जो चीज किससे मांग रही है? सरकार से मांग रही है। सरकार के पास बजट है, बजट वही एलोकेट करेगी। अब रही बात है, आपने कहा कि फंड कहां से आया, मुझे याद आ गया। देखो आपकी, अब मैं तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को मैं तारीफ इसलिए करूंगा कि उसने दिखा दिया कि लॉयर्स के लिए भी सरकारी फंड है, बजट एलोकेट हो सकता है। सीएम वेलफेयर फंड ले करके दिखा करके आज 5 लाख 10 लाख लोग ले रहे हैं। जी, बताया ना उसने, दिखाया ना। इसके पहले की सरकारें ने क्यों नहीं किया? और आज की भी सरकार मान लीजिए कि आज दिल्ली स्टेट में है, आज वो बार बार हम लोग चिट्ठियां लिखते फिरते घूम रहे हैं कि आप उन लोगों को जो कि उन्होंने उस टाइम पे वोटर लिमिटेड, वोटर नॉन वोटर कर दिया। जी, वही तो एक नॉन वोटर समस्या है। वोटर की बात है, तो जो नॉन वोटर है, आप कितने लोग होंगे उनको सर, मैं खुद इंक्लूड हूँ, कर सकते हैं? मैं खुद हूँ जो प्रैक्टिस नॉन आप यहाँ वोटर। कर रहे हैं, सारी फैसिलिटी आप यहाँ ले रहे हैं, सारे टैक्सेस आप यहाँ दे रहे हैं, चैम्बर ऑफिस यहाँ यूज कर रहे हैं, बस इसलिए कि आप वोटर लिस्ट में नाम नहीं। कितने लोग हैं भैया, क्यों नहीं इंक्लूड कर देते आप उनको? सर, ये आप क्या वो सिटीजन नहीं है क्या? सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है क्या? ये आपने क्राइटेरिया कैसे बना दिया कि ये दिल्ली का नहीं है, ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, केरल का। ये तो जाती है। इसके लिए भी लोग हम फाइट करेंगे, फाइट करके दिखाएंगे। बड़प्पन दिखाना चाहिए। आज की गवर्नमेंट जो दिल्ली स्टेट की है, उनको दिखाना चाहिए, कि उनको कहना चाहिए सर, अब तो और कि हम इजी हो गया, जो भी लोग दिल्ली बार काउंसिल से एनरोल्ड है, सभी लोग इंटाइटल हैं सीएम वेलफेयर फंड को लेने के लिए। क्योंकि अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी, स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी, एनसीडी भी बीजेपी, तीनों लेयर पे अगर आपकी गवर्नमेंट है तो कोऑर्डिनेशन भी इजी हो गया। उसमें जैसे कि मैं खुद दिल्ली का वोटर नहीं हूँ, तो मैं सीएम वेलफेयर फंड में मेरा कोई
कंट्रीब्यूशन या मेरे को कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो पूरे इंडिया के हैं, क्योंकि दिल्ली सिर्फ किसी एक इंसान का नहीं है, पूरे देश को समा के दिल्ली बसाया गया था सर। तो सबसे बड़ा एक इशू ये था, और दूसरा सबसे बड़ा जो आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर। जब यूथ की बात करते हैं सर, आप बहुत यंग हैं, बहुत यंग एज में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, तो उसकी वजह से बहुत सारे यूथ जो हैं वो आपको एज अ होप देखते हैं कि आप उनके लिए करें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे आपने दो एजेंडाज रेज किए, एक तो उनके लिए चेम्बर्स और दूसरा उनके लिए ट्रेनिंग। तो कहीं ना कहीं सर, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या जो हमारे एडवोकेट्स एक्ट है या जो बार काउंसिल के रूल्स हैं, उनमें भी ऐसा ट्रेनिंग की अरेंजमेंट्स हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती बार काउंसिल। तो सर, मैं तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप उस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप उन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार काउंसिल का रूल है, मैं हर जिस व्यक्ति से मैं मिलता हूँ जो चुनाव लड़ रहा है उससे मैं यही बोलता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रूल है एग्जिस्टिंग में, बार काउंसिल का इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करते तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बेसिक्स आ जाएगा। क्योंकि आप खुद देखते होंगे कि कोर्ट में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत लोग आ जाते हैं बट डांट खाते हैं जज से, क्योंकि उनको बेसिक्स नहीं पता। तो सर, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि बेसिक्स क्लियर करने के लिए, एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग के लिए आपने कोई सोचा है या आपने अपने मैनिफेस्टो या एजेंडा में इस चीज को रखा है कि अगर आप चुने जाएंगे तो आप बेसिक ट्रेनिंग या एजेंडा, बेसिक ट्रेनिंग ऑफ एडवोकेट्स या इंटर्नशिप प्रोग्राम को कैसे लीड करेंगे? देखिए, 3 चीज़ें होती हैं। मैंने आपसे कहा ना कि भारत बेंच एंड गवर्नमेंट, ये 3 जो है, अगर तीनों का तालमेल बहुत अच्छा रहा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से किसी एक नए लॉयर को बहुत कम टाइम में उसको बहुत बड़ा वकील बना सकते हैं। बहुत कम टाइम में वो सारी चीज़ें अचीव कर सकता है। वो देखो, वो कमाने के लिए नहीं आया है। लॉयर कभी कमाने नहीं आता है। वो पैसे के लिए नहीं आता है। उसको नेम फेम की ज़रूरत है। वो नाम कमाने के लिए दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि आज इस मुकदमे को लड़ना है और जीत के दिखाना है अपने क्लाइंट को। उसके अंदर ये जोश होता है। हाँ, अब देखेंगे ना कभी-कभी कि आप जब वो ड्राफ्टिंग करता है तो चाहता है कि इसमें रिलीफ मिले, कोर्ट में लड़ता है वो, तो उसको नाम चाहिए होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो फीस लेकर के वो जब करता, फीस उसके लिए सेकेंडरी है। उसको सबसे पहला है कि आज ये केस मैंने लिया है तो मैं जीत के दिखाऊँगा, मैं जीतूँगा क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। तो आज उस माइंडसेट से वो कोर्ट में अपीयर होता है। तो एक लॉयर, अगर उसको आपने पहले ही तोड़ दिया, अगर उसको वो डिमोरलाइज़ हो गया और उसको अगर एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, अगर उसको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है बार के थ्रू, बार बार ही सब कुछ है। बार काउंसिल, बार एसोसिएशन ही है तो है कि हमें कैसे रहना है, कैसे जाना है, सारी फैसिलिटी वही दे रहा है। तो ड्यूटी हमारी क्या है कि बार काउंसिल का तालमेल बार एसोसिएशन से अच्छी होनी चाहिए। जितने भी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उनका उनका इंटरफेरेंस अच्छा होना चाहिए। हर चीज में दखल अंदाजी करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा रोल है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को आप फ्री नहीं छोड़ सकते। अगर गवर्नमेंट को फ्री छोड़ दिया आप, तो आपको रोड पे ही छोड़ देगा। आज जो रोड पे है हम लोग ना, है, हर आदमी किस्मती नहीं है। हर आदमी आपकी तरह, हमारी तरह ऑफिस नहीं भेज सकता, ले सकता है। लेकिन हम कैसे सोच सकते हैं? क्या मुझे ऊपर भगवान को भी तो जवाब देना है ना, कि आप जिसकी वजह से आपकी पहचान हुई है, क्या आप उसको भूल जाएंगे? आपको इस बात का तो ये होना चाहिए ना कि पहचान अगर किसी ने दिया है तो लड़ना भी तो उसके लिए है। हर तरीके के माइंडसेट रखने वाले लोग हैं। फैमिली बैकग्राउंड किसका क्या है, रिमोट एरिया से कैसे आकर के यहाँ पे बस में आया है, कुछ वो सपने लेकर के आता है, उसके सपने को चकनाचूर क्यों कर रहे हैं? तो मैं इन्हीं 25 लोगों से, जो आगे आने वाले 25 चुने जाएंगे, मैं तो इन्हीं से कहूंगा कि जो भी चुना जाएगा, आज मैं चुना जाऊँ, आप चुने जाए, कोई भी चुना जाए, उनकी प्राथमिक ड्यूटी है वेलफेयर वो इस लेवल पे करना चाहिए उसे, कि वो दिखाना चाहिए कि ये हमने तो 20-25 सालों में तो किसी सरकार से लड़ते हुए नहीं देखा। दुख हुआ किसी गवर्नमेंट से ये दिखाया नहीं कि आप हमें लाइटली मत लीजिए। हम सरकार बनाने का भी और सरकार में अपना वजूद रखने का भी एक हिम्मत रखते हैं, इसलिए क्योंकि हम समाज को बेहतर बनाने के लिए हम उन पीड़ित लोगों के साथ न्याय दिलाते हैं। तो हम अपने हक की लड़ाई भी लड़ना जानते हैं। तो ये बात जब हम लेकर के अपने आकाओं के पास जाएंगे, आका हमारे सरकार होते हैं, तो हम वहां सक्सेस हो जाएंगे। और हम आज दावे के साथ कहता हूँ, आप चुनिए हमें, चुनिए उन नए चेहरों को, बनाइए उन लोगों को
जिनमें एक एनर्जी है, जिनमें कुछ करने की एक ललक है, आज वो लड़ेगा केवल उन लोगों के लिए जिनको ये बेसिक नीड्स चाहिए, जरूरतें हैं, जो छोटी छोटी जरूरतें हैं। जरूरतें मैंने आपको पहले बता दिया, वो बहुत छोटी जरूरत है, वो उसकी उसकी एक प्राइमरी जो स्टेज पे होता है, उस चीज को चाहिए होता है, उसको नहीं मिलेगा ना, वो बहुत पीछे चले जाएगा। तो आप बहुत पीछे मत धकेलो उन लोगों को। ये ड्यूटी है बार काउंसिल की, ये ड्यूटी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जी वो लोग कहाँ गए। आज 2 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों की वेरिफिकेशन मिस हो गया। मिस हो गया। अब ये बड़ा टास्क हो गया उन लोगों के लिए कि वो 1 लाख कहाँ है, वो कहाँ चले गए। ये एक चैलेंजेस जो हमारे लिए हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो फरवरी में होगा। इसलिए मैंने कहा ना कि बैलेट बैलेट पेपर आपके हाथ में आता है तो पहले से होमवर्क करके आपको जाना पड़ेगा। ऐसे अगर आपने कुछ भी सोच के दे दिया तो फिर हम 10 साल पीछे हो जाएंगे। तो मैं तो आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे लोग जो दिन में अपने आप में खुद में जोश, जज्बा और जुनून रखता हो और अपनी फर्टर्निटी को मजबूत करने के लिए किसी हद तक जा सकता हो, उसको चुनूंगा। सर एक चीज सबसे बड़ी जो आती है वो है कि आपने, मेरे को बहुत अच्छे से याद है सर, जब मैं मेरे पास एक बच्चा इंटर्नशिप करने आया था और आप उस समय SCBA के सेक्रेटरी थे। आपके ऑफिस ने इस चीज का ख्याल रखा था कि जिस बच्चे को इंटर्नशिप नहीं मिल पाई आपके ऑफिस में, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड स्कोप है लोगों को रखने को, उस बच्चे को मेरे पास भेजा। उस बच्चे ने मुझे बहुत खुशी-खुशी बताया कि तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ थी कि हमें सर ने रख नहीं पाया, तो कहीं ऐसी जगह तो भेजा जहाँ मैं सीख सकूँ। तो ऐसे इनिशिएटिव्स क्या और ज़रूरत नहीं है बार काउंसिल्स को लेने की, क्योंकि आपने किया। आपने किसी भी बच्चे को मतलब असहाय नहीं छोड़ा कि आप अपने हिसाब से ढूँढ लीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, इतने नंबर ऑफ सीवीज़ आपके पास आते हैं इस पोज़ीशन पे होने के बाद, तो बहुत लोग आपको आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, लेकिन आपने उस बच्चे को भी असहाय नहीं छोड़ा। कहीं न कहीं बार काउंसिल्स की भी ऐसी ज़िम्मेदारी है। हमें हमें एज़ अ लॉयर क्या चाहिए सर? शुरुआत में सिखाने के लिए एक सीनियर, उसके बाद जब हम लोग 5 साल के या 2-3 साल प्रैक्टिस कर लें, तो एक टेबल चेयर जिसपे जो आपने बोला कि क्लाइंट से बात करने के लिए, लड़ना लेकिन ये पड़ेगा भी नहीं मिल पा रहा है। वरुण जी, लड़ना पड़ेगा। देखिए ये लड़ाई, मैं अगर आप देखेंगे तो हर एक चैम्बर में 10 लोग बैठे हैं। जी, आप देखेंगे किसी भी आप ऑफिस में चले जाइए, 10 से 20 लोग बैठे हैं। वो अपनी अपीयरेंस मांग रहा है, वो फाइलें मांग रहा है, वो ड्राफ्टिंग मांग रहा है, वो फीस मांग रहा है, पैसा मांग रहा है। वो अगर ये तीनों चारों चीजें अगर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब वो वहां पीछे बैठा है आपके सामने, मन ही मन सोच रहा होगा कि अब कौन मेरी मदद करेगा, हुँ, कौन लोग होंगे वो कि जो मुझे अ, ये बताएंगे मेरा सही रास्ता क्या है, कौन लोग होंगे जो मुझे ड्राफ्टिंग देंगे, फाइलिंग देंगे, अपीयरेंस देंगे, फीस मिलेगी, ड्राफ्टिंग मिलेगी। तो ये एक उसके मन में सवाल बना हुआ है। ये ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो 5 साल के लिए आप ये 25 लोगों को चुनने जा रहे हैं, इन्हीं का तो काम है, सिर्फ इन्हीं को 5 तो साल करना भी है, नहीं, वो इन्हीं तो को तो 10 साल प्रूव हो करना है। जाता है। नहीं, हाँ, तो पिछली दस बार 8 साल हो गया है इस सिलेक्शन को ये होते हुए। ये ये इसलिए तो कह रहे हैं आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर लेकर के उसी टाइम में मत आप डिसाइड करिए। आप पहले रिसर्च करके जाइए, पहले सोच समझ के जाइए कि कौन है जो 5 साल में इलेक्शन कराएगा, कौन है जो 5 साल के अंदर वो सारी चीजें हमें दे देगा जो हमें आए दिन झेलना पड़ता है। उसको चुनो, आपके ऊपर है। आपने अगर चॉइस गलत रखी है तो आप 10 साल पीछे चले पीछे गए। रहेंगे। तो 10 साल पीछे रहना है तो आंख बंद करके आप किसी पे टिक मार देना। और अगर 5 साल के लिए अगर आपको सारी जरूरतें आपकी कोई पूरी कर रहा है तो सोच समझ के रिसर्च करके जाना। सर लेकिन इस बार चुनौती उन लोगों के लिए भी है जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि एक जनरेशन चेंज हो गई है। अब जो जनरेशन जेन ज़ी जिनको बोलते हैं, वो सवाल पूछने में बहुत आगे हैं। और आपने देखा होगा सिर्फ इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने बड़ी-बड़ी सरकारें गिरा दी। उन जेन ज़ीज़ के ही नाम पे बड़ी-बड़ी सरकारें गिर गई। तो इस बार जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बार काउंसिल में, जो लोग चुने जाएँगे, उनको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि सवाल हर स्टेप पे होगा
देखिए आपने जेनजी की बात करी, ये आजकल बड़ा नाम चल रहा है। मुझे डर लगता है, मुझे कई लोगों ने बोला कि रोहित सर, अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम जेनजी बन जाएंगे। तो लगता है कि अब डर लग रहा है कि इनको कौन संभालेगा। ये काले कोट वाले कहीं अगर जेनजी का ये पूरा रूप ले लिया और सड़कों पे उतरने लगे, क्योंकि सड़कों पे उतरेंगे, मैं आज बता रहा हूँ सड़कों पे इसलिए उतरेंगे, जिस तरीके से आप कुकुर मुत्ते की तरह लाइसेंस और डिग्री बांटते जा रहे हैं, जगह नहीं दे रहे हैं लोगों को, वो थक हार के रोड पे खड़ा मिलेगा जी। और सरकार से लड़ने को चैलेंज करेगा। क्यों करते हैं लोग, क्यों जेनजी की बात आई, क्यों बड़े आंदोलित हो जाते हैं लोग। कहीं ना कहीं जब उसमें शॉर्टेज होती है, कहीं ना कहीं कमियां दिखती है, लगता है कि हमें कोई दरकिनार कर रहा है, हमें सोच नहीं रहा हमारे लिए, दबाव बना है। हमें हमें हमारा कौन होगा माई बाप, हमारा कौन ख्याल रखेगा। तो जब वो लगता है कि हर दिन घुट घुट के मरने से अच्छा है कि सामने खड़े होकर के अपनी बात रखना, कि सामने हूं, दो नहीं तो फिर वही वाली बात है ना, डू एंड डाई वाली बात। तो जी। डू एंड डाई की पोजीशन नहीं आनी चाहिए। और क्योंकि हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और हमें समाज हमारी तरफ मुंह करके देखता है कि ये न्याय की बात करेगा सिर्फ। ये जंजी की बात आपने करके ऐसा मुझे डरा रहे हैं कि नहीं, कहीं नहीं। ऐसा ना होगा, मतलब मुझे लग भी रहा है कि ये एक दिन आने वाला है और आएगा। जिस तरीके से ये चीजें अब ओवरफ्लो होती जा रही हैं, मुझे लगता है कि एक दिन एकदम से ओवरफ्लो होगा तो क्या है, तो फिर तो नहीं सर, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि 60,000 वोटर्स, जो भी की वोटर लिस्ट है उसमें से कम 60,000 वोटर्स वो हैं जो 2020 से लेकर 2025 में एनरोल हुए हैं। अब 26 में बैठे हैं हम, तो 25 तक जो अभी तक वोटर लिस्ट है उसमें 2025 तक 60,000 लोग, जो कि 60% है अपनी एग्जिस्टिंग वो उसमें। ये वो लोग हैं जिनको सवाल पूछना आता है, ये सरकारों से भी नहीं डरते किसी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हर व्यक्ति अपना एक सवाल सोशल मीडिया पे डालता है, तो कब वो सवाल इतना प्रचलित हो जाए कि सरकार तक जो जवाब देना पड़े। और बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां बदलते देखी हैं आपने। और आपको इसका ही एक एग्जांपल ये है कि अभी रिसेंटली एक एडवोकेट से बदतमीजी कर दी थी किसी टोल कर्मचारी ने, और उसपे क्या विरोध हुआ और किस तरीके से पूरा एडवोकेट एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सब एक साथ आके उस टोल का लाइसेंस कैंसिल हो गया, एनएचए। ये पावर है एक एडवोकेट की। तो वो पावर वो एक एडवोकेट की है। ये सोशल मीडिया के जमाने में वो बार काउंसिल को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करके कहीं ना कहीं हमें बतानी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि आपको हमारे लिए करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग आपके साथ हैं। बस ये है कि हमारी जो जरूरतें हैं उन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे से मतलब है कि हर उस व्यक्ति की जो इस प्रोफेशन में इस उम्मीद से आता है कि वो समाज के लिए कुछ ना कुछ कर पाए। और सर, जो लोग जो इस प्रोफेशन में पहले आते थे वो जनरली मजबूत फैमिलीज होती थी, उनके लैंडलॉर्ड होते थे जिनके परिवार में वो लोग आते थे वकालत में। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि बहुत नए चेहरे आते हैं और उनका एक सपना होता है कि मजिस्ट्रेट बनेंगे, जज बनेंगे। लेकिन क्या उनके लिए सर वो अरेंजमेंट है? 3 साल की मैंडेटरी एडवोकेसी मैंडेटरी कर दी है, बट वो 3 साल जाए किसके पास? उनके पास ना केसेस हैं, क्योंकि उन्होंने अपना समय दे दिया है जुडिशरी को। उन्होंने पहले दिन से वो सपना दिया है। अब उनके पास वो जगह नहीं है कि वो जाके अपने आप को प्रैक्टिस कर सकें कोर्ट में। सर, ये भी एक प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ेगी जब आप इलेक्ट होके उस साइड जाएंगे, कि ये जुडिशियल ट्रेनिंग्स इन लोगों की, क्योंकि अगर जितना मुझे ज्ञात है उस जजमेंट में ये है कि अगर आप जुडिशियल इंटर्नशिप्स करते हैं तो वो कंसिडर किया जाएगा उस 3 साल के पीरियड में। तो क्या ना सर, हम लोग उन लोगों को जिनको जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उनको जुडिशियल ट्रेनिंग दिलाई जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, या सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट रीजन कराता ही है सर। तो ऐसा कुछ एफर्ट हम लोग कर सकेंगे अगर। देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली कि 3 इयर्स का जो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। देखिए कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स और इंडिया को करना है। इसमें भी देखिए बहुत देखिए एक जो जजेस की क्वालिटी या जजमेंट की क्वालिटी थी, वो कहीं न कहीं डिटेरियोरेट हो रही थी। तो इस वजह से ये कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया कि ये आपको 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर। बट उसके बाद जब लोगों को ये पता चला कि ये 3 साल का जो प्रैक्टिस मैंडेटरी करने का फिर रिपरकशंस क्या होगा। देखिए ये जब हम लोगों ने सुना, देखा, तो समझ में आया कि ये 3 साल का टेन्योर तो बहुत लंबा टेन्योर हो गया। इसके लिए भी आपको एक रिसर्च वर्क करना चाहिए था कि बार काउंसिल को, कि ये 3 साल का जो मैंडेटरी कर दिया,
क्या ये फेयर है या अनफेयर है? लड़कियों के तो स्पेशली ज्यादा है कि वो उस केस में जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद उनका तो फिर उनकी फैमिली उनके पीछे लग जाती है कि नहीं अब किसी तरीके से शादी मैरिज है, और शादी की बात करते हैं तो वो एक अलग वो टॉपिक अलग है, प्रेशर है सर। अलग प्रेशर है। दूसरा ये है कि कोई प्रैक्टिस में अगर वो 3 साल अच्छी प्रैक्टिस कर ले रहा है तो कोई जुडिशरी में नहीं जाएगा। जब उसको फीस मिलने लगेगी उसको एक जब सिस्टम में आ जाएगा उसको सब कुछ अच्छा लगेगा, जो लगेगा कि मैं अगर जुडिशरी में भी जाएंगे तो जब उसको फीस मिलने लगते हैं, क्लाइंटेज उसको मिलने लगते हैं तो फिर उसको भी अब कोई लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं है ना। अब जैसे आपने कहा ना कि पहले तो लोग उस तरीके से पहले तो बाय डिफॉल्ट लोग कर लेते थे एलएलबी, अब लोग प्लान करके करते हैं हर घर में, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो आपकी लीडरशिप कोई रखने वाला आदमी हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, या जुडिशियल ऑफिसर्स हो, सबके सारे लोग बिजनेसमैन हो, वो सारे उनके बच्चे जो है अब आज के डेट में एलएलबी कर रहे हैं क्योंकि क्रेज है उसका, तो चैलेंजेस भी हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि वो चैलेंजेस क्यों नहीं लेना चाह रहा है, कोई वो बाय डिफॉल्ट वाले लोग नहीं है, जो नई जनरेशन आ रही है बाय डिफॉल्ट वाले नहीं है, ये प्लानिंग करके आ रहे हैं कि मुझे जज बनना है, ये प्लानिंग करके मुझे बहुत बड़ा नाम बनाना है, मुझे बहुत बड़ा लॉयर बनना है, सुप्रीम कोर्ट का 1 नंबर का लॉयर बनना है, ये प्लानिंग करके आते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो आज भी अगर आप जो भी अभी 12th वाले हैं, अभी आप उनसे पूछो आप कि क्या करोगे तो कहेगा जज बनना है। क्या करोगे कि बहुत बड़ा लॉयर बनना है, कोई कहता है जेठ फलानी बनना है, कोई कहता है अलग अलग नाम लेते हैं बड़े बड़े लोगों के, जो उनको देखते हैं, जो उनके मेंटोर है, तो कहते हैं कि मुझे बनना है, वो क्रेज है, उसको दिखता है, उसको लगता है कि कैसे किसी को आप अपने एक्सपर्टीज से कैसे किसी को न्याय दिलाते हैं, कैसे लड़ते हैं आप किसी के लिए, किसी हक की लड़ाई लड़के उसको न्याय दिलाते हैं। तो ये जो क्रेज है, ये जो उसके लिए चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस लेना चाहता है, नई जनरेशन चैलेंजेस लेना चाहता है, कहता है कि मुझे मैं जिताऊंगा आपको, हम जीतेंगे, तो मैं जिताऊंगा हम जीतेंगे, तो ये एक लाइन 2 लाइन मैंने आपको बोली कि ये लोगों में आप आ गई है, यंगस्टर्स में आ गया है, क्योंकि उसको पता है कि सोसाइटी में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल कह लीजिए, चाहे सोसाइटी में लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत सारे आप क्राइम देखते होंगे, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, बहुत सारी देखिए आप फ्रॉड कितने बड़े बड़े लेवल जी। पे होने लगे हैं, जो इकोनॉमिक फ्रॉड्स हैं और जो साइबर फ्रॉड्स हैं, ये सब कितने कितनी चीजें बढ़ गई, तो उसके लिए चैलेंज बहुत बड़ा है, वो चैलेंजेस के लिए वो तैयार है, क्योंकि अब लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जितनी चीजें हैं वो कि कोई एक्सपर्ट नहीं है। अभी मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस की कितनी गलतियां निकलती हैं, और वो निकलते निकलते देखो किसी को फांसी के फंदे में पहुंचाती है, और निकलते निकलते कोई फांसी से बच भी जाता है। जी। किसकी गलती? उसी पेपर पर लिखी हुई चीजों की गलती। किसी गलती? इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ, वो पेपर पे नहीं आया, वो वो उसी को वो 1.5 दिन में लगा रहता है एक लॉयर की, हाँ क्या कमी रह गई है, क्या चीज है, उसी को कोर्ट में जाकर के खड़े हुए कहता है कि ये अगेंस्ट रूल है, अगेंस्ट लॉ है, तो तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। तो कमी कहाँ है? नीचे नीचे की जगह पे कमी कहाँ है? इनिशियल स्टेज पे जहाँ आपका फाउंडेशन बन रहा है किसी केस का, यहाँ चार्जशीट बना करके आप देते हैं, तो चार्जशीट में कोई कमियां रह गई तो वो बच जाएगा। चार्जशीट में कमियां रहने के भी तरीके बहुत हैं। मैनेज हो जाते हैं। हाँ। आज जो कहते हैं ना कि बड़े बड़े अपराधी कैसे बच के बाहर निकल आते हैं, तो उनको पता है कि पेपर में लिखा है, जो चार्जशीट उसकी में बात लिखा है। है, उसी की वक़्त है, वही आगे जाके किसी को बचाएगा या किसी को फांसी के फंदे पर लेके जाएगा। तो जो एक्सपर्ट है वो क्या करते हैं, वो नीचे से वो बेस को कहीं न कहीं खराब करके करते हैं, जिससे उनको बेल मिल जाती है, जैसे उनको एक्विटल मिल जाता है, बच जाते हैं, क्राइम करके बच जाते हैं। तो गड़बड़ियाँ तो खराबी तो बेस में है। बेस में है। तो सर कहीं ना तो कहीं ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं सर वो प्रोफेशनल एथिक्स अब कमजोर नहीं होता जा रहा है, उस क्योंकि हमारी ट्रेनिंग उस हिसाब की नहीं, क्योंकि जेठमलानी साहब ने एक बात कही थी कि अ लॉयर नेवर लाइज, इट इज द क्लाइंट हु लाइज, इट इज द विटनेसेस हु लाई, इट इज द पुलिस हु लाई, बट लॉयर नेवर लाइज। ये जो परसेप्शन बनाया जाता है कि लॉयर झूठ बोलता है, वो तो सच्चाई है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उस चीज को उस स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल एथिक्स को होल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं बार काउंसिल को स्टेप्स लेने चाहिए, और उस तरीके से प्लस सर क्योंकि आप बहुत यंग हैं इस कंपैरेटिव टू अदर मेंबर्स, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी इन यूथ के लिए लड़ते रहना, क्योंकि आपने अब तक बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। एक सबसे बड़ा सर और मेरा आखिरी सवाल यही है
कि आपने पिछले कुछ दिनों में एक ट्रेंड देखा होगा कि हर चीज के लिए वकीलों को कोर्ट जाना पड़ा, चाहे वो 33% रिजर्वेशन हो वुमेन्स का, बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में और फिर बार काउंसिल के इलेक्शंस में, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा। क्या क्यों? क्योंकि हमारी बार काउंसिल्स वर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स टू एक्ट ऑन दीज थिंग्स। रिप्रेजेंटेशंस दिए गए थे, बार काउंसिल को रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि बार एसोसिएशंस में ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाएं कि रिजर्वेशन हो वुमेन्स के लिए। जब इस देश में अडॉप्ट कर लिया गया तो बार एसोसिएशंस में क्यों नहीं? तो सर क्या इस जो नई बार काउंसिल जिसको हम चुनेंगे, उसके बाद भी हमें बार-बार कोर्ट जाना पड़ेगा, या ये बार काउंसिल इतनी एफिशिएंट होगी कि वो कोर्ट ना जाने पे हमें मतलब इसी यहीं पे रिज़ॉल्व कर दे कि हमें कोर्ट ना जाना बिल्कुल सही बात है। ये देखिए बहुत पते की बात बोली आपने। ये बहुत बड़ा इश्यू भी बनता जा रहा है। आज की डेट में पड़े? जी, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बार एसोसिएशन भी कह लीजिए, ये जो अपने बायलॉज देखिए, एसोसिएशंस का अपने बायलॉज जी, में अमेंडमेंट करता है। एडवोकेट्स एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करता है तो वो अपने गवर्नमेंट से कहता है कि आप इसमें अमेंडमेंट करिए। अब अपनी पावर खुद बार काउंसिल बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में अपनी खत्म करती है। तो हर छोटी सी बात को कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जी, तो जो पावर हमारे पास था रिफॉर्म करने का, रिफॉर्म करना पड़ेगा। अब डे बाय डे क्योंकि चीजें सिनेरियो चेंज होती रहती है। हुँ, अब अगर 50 साल पहले की बार और 50 साल पहले के जो बार काउंसिल और आज के बार काउंसिल में फर्क है, जो पहले के जो प्रैक्टिस थी, आज की प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी आप कह रहे हैं ना कि यूथ आने लगे हैं, इतने बड़े लेवल पे जो यूथ आ रहा है, वो बड़े सवाल पूछ रहा है लोगों से। पहले लोग सवाल नहीं पूछते थे, पूछने लगे। क्यूरियोसिटी उन्हें बहुत ज्यादा है कि वो सटीक जवाब चाहिए उसको। नहीं जवाब मिलता है तो फिर वो गलत रास्ते में भी चला जाता है, या फिर वो कहीं किसी और के पास जाकर के अगर उसने सही जवाब नहीं दिया तो वो उसकी सुनाई बातों में चला जाता है। यही तो है। हुँ, और उसने सही बोला गलत बोला नहीं पता है, लेकिन उसने गलत रास्ता बता दिया तो गलत रास्ते में चला गया। तभी तो हम लोग डरे हुए हैं कि वो नए यूथ को हम सही रास्ते पे ले गए तो अच्छा बन गया, गलत रास्ते पे चला गया तो फिर तो मिसकंडक्ट में आ जाते हैं। फिर तो लगता है कि अब तो इनको नोटिस भेजना पड़ेगा। तो हुँ, नोटिस की नौबत ना आए, जी, आप उनको पहले से सजग करो, उनको पहले से आप एजुकेट करो, जिससे कि वो एक बेहतर एक बेहतर से बार में रहें, एक बेहतर एक बार बेंच के साथ उनका तालमेल रखें। ये चीज़ है, तो ये अपनी पावर कोर्ट को दे दी, जी, कोर्ट डिसाइड कर रहा है। जो पावर जनरल बॉडी को था, हुँ, जनरल मेंबर्स को था, वो पूरी पावर कोर्ट में डिसाइड होने लगी। तो फिर आज आप मुझे इलेक्ट कर रहे हैं, तो आप ही डिसाइड करेंगे, कर सकते हैं कि आप मैं हमने इलेक्ट किया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएँगे। हुँ, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके आप किसी को हटा भी सकते हैं। ये बार एसोसिएशन में यही तो होता है, कि पावर किसके पास है? जीपीएम के पास। जनरल बॉडी मीटिंग होती है तो क्या होता है? एजेंडे में आता है। एजेंडे में रखते हैं तो यही तो होता है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन में तुरंत जो है वो रिक्विजिशंस आने लगती हैं कि ये बार बार के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो इसे हटाना है। हुँ, तो जो पावर थी वो आपने पावर अपना खत्म कर दिया। जो जनरल पावर की मीटिंग थी, जनरल बॉडी की, वो वो तो कोर्ट डिसाइड करने लगी। ये तो नहीं होना चाहिए। और कोर्ट एंटरटेन इसलिए कर रही है क्योंकि आप नहीं कुछ कर रहे हैं। हुँ, कोर्ट एंटरटेन इसलिए कर रही है क्योंकि आपने ग्राउंड बना करके प्रेयर दे दिया। प्रेयर करेंगे आप तो कोई न किसी उसमें वो डायरेक्शन देगा। तो हुँ, डायरेक्शन फेवर में भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट में भी हो सकता जी, है, और फिर वो मैंडेटरी हो जाएगा हुँ, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। कुछ गलत करेंगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो आप समझिए ना कितना कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। जी। तो पैर पैर पे कुल्हाड़ी मारना है तो फिर ऐसे लोगों को चुनते रहिए जो हम लोग आज भी झेल रहे हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय निकाल के इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, और आपसे बात करने का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस ये है, या हर उस व्यक्ति से बात करने का पर्पस ये है कि एटलीस्ट जो चुनेंगे हम लोग जिनको, उनके बारे में हम जान तो सकें। उनके बारे में हमें पता नहीं होगा तो हम वोट कैसे करेंगे? तो इसी के थ्रू हम कन्वे करना चाहते हैं आपके जो भी आपके एजेंडाज़ हैं, जैसे आपने बताया। तो वैसे ही हम कन्वे करेंगे यूथ को, एंड लेट देम चूज़ देयर फ्यूचर इन द बेटर पॉसिबल वे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और मन से और दिल की बात कही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।